नमस्कार दर्शकों, गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक व्यक्ति 1% का मासिक वेतन यानी कि मंथली सैलरी रुपीज 1,60,000 था। वह 3 मदों यानी कि 3 हेड्स मतलब मान लो 3 टाइप्स। पहला व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च। व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च मतलब इंग्लिश पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस। पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस यानी कि शॉर्ट में इसको पी बोला है। पी मतलब पर्सनल, टी मतलब पर्सनल और कर मतलब टैक्स और एंड शिक्षा यानी एजुकेशन लोन मतलब इकोनॉमिक मतलब शॉर्ट में इसे डिनोट किया है, इसको टी से डिनोट किया और इसको पी से डिनोट किया पर खर्च करता है। ये 3 टाइप्स पर एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है। शेष धन यानी रिमेन्स अमाउंट उसकी वो बचत है शामिल। पी जो है वो आय का इनकम का 50% तथा ई का 20% था और टी का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, सैलरी 30% इंक्रीज हुआ, देन उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना है यानी कि पी को आज भी रखा मतलब परसेंटेज उतना ही रखा है। पी का परसेंट उतना ही रखा यानी 50% ही रखा, लेकिन बट ई पी का 30% हो गया और टी का 20% हो गया। दोनों बचतों का बहुत सेविंग्स का योग क्या है, एडिशन क्या इन रुपया में क्या देखो। सभी तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, माना कि ये व्यक्ति का आय यानी इनकम 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया है 100 रुपया। अब वो देखो ये इनकम है, ये इनकम 100 रुपया इनकम। अब आगे हमारे पास 3 टाइप है, 3 प्रकार है। देखो पहला ये पी मतलब पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस पी। एंड दूसरा टाइप है कर यानी टैक्स शिक्षण एजुकेशन लोग मतलब ई से डिनोट किया। तो ये तीनों पर ये व्यक्ति खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। फिलहाल उसके पास 100 रुपया हमने 100 रुपया माना। अब क्या होता है, अब आगे बोला है कि देखो पी जो है वो आय का इनकम का 50% मतलब आधा 100 का आधा देखो 50 होता है, 50 होता है। मतलब ये 100 रुपया में से ये व्यक्ति 50 रुपया देखो ये मतलब क्या ये देखो मतलब क्या 50 रुपया मतलब मान लो क्या यहाँ पर दिया है मतलब 50 रुपया फैमिली पर खर्च करता है, 50 रुपया अपने आप पर और फैमिली पर खर्च करता है, अपने आप पर और फैमिली पर 50 रुपया खर्च करता है। इतने 50 निकाल। अब आगे बोला है कि तथा ये जो देखो तथा जो देखो टी देखो पहले देखो ई का दिया है, देखो ई पहले ई का दिया है, टी का बाद में दिया है। देखो ई का दिया, ध्यान से देखो तथा ई जो है वो पी का 20% था और टी जो है ई का 15% था। बराबर उल्टा दिया है, पहले ई के बारे में दिया है तो ई लिखना पड़े। देखो पी हमने निकाल तथा ई जो है
का देखो 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 मैं सही लिखा है पी टी ई बराबर है, यही बराबर है। देखो 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 ई जो है वो पी का 20%, पी का 20% मतलब 50 का 20%, 50 का 20%, परसेंट मतलब बटा में 100 डिवाइड में 100। देखो शून्य शून्य गया, शून्य शून्य मतलब 5 दुनिया में 10 मिला 10 मिला, 10 मिला 10 मिला, 10 मिला 10 मिला। मतलब क्या, मतलब ये कि जो व्यक्ति है वो 100 रुपया में 10 रुपया, देखो ये एजुकेशन पर एक्सपेंड करता है, 10 रुपीज एजुकेशन पर एक्सपेंड करता है। आगे टी कितना है, देखो टी जो है वो ई का 15%, 15%, देखो टी टी ये जो है ई का मतलब 10 का 15% मतलब 15 डिवाइड 100 के बराबर। ध्यान देखो ये शून्य शून्य 15/10 होता है 1.5, 1.5, 1.5। मतलब क्या, मतलब ये व्यक्ति 100 रुपया में से 1.5 रुपया टैक्स भरता है, टैक्स भरता है। मतलब 100 रुपया में से इतना इतना खर्च हो गया, खर्चा है एक्सपेंडिचर है, ये पूरा खर्चा है एक्सपेंडिचर। अब ये सभी को हम 100 में से माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेविंग मिलेगा, बचत मिले, सेविंग मिलेगा, बचत मिलेगा। तो ये सभी मतलब ये सभी को हटाना है 100 में से। तो देखो पहले 100 में से 50 हमने घटाया तो हमारे पास बचा 50, 50 में 10 कटा तो हमारे पास 40 बचा, 40 में 40 बचा, 40 में 1 घटाया तो हमारे पास, देखो मन मन नहीं करना है, हमारे पास बचेगा 39, और 39 में से 0.5 घटाया तो हमारे पास बचेगा 38.5, 38.5 यानी 38.5 मिलेगा। वी गेट 38। मतलब ये व्यक्ति है ये 100 रुपया में से 38.5 रुपया बचत करता है, सेव करता है, इतना रुपया बचत करता है, सेव करता है। अब आगे क्या होता है, तो देखो अब आगे बोला है कि वेतन जो है, सैलरी जो है वो 30% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, 30% इंक्रीज होता है। मतलब पहले 100 रुपए अब 30% बढ़ता है, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा इट विल बिकम 130 120। कैसे, देखो ये 100 का 30% हमने निकाला, हमें 30 मिलेगा, ध्यान 100 में हमने 30 जोड़ा, हमें 130 मिलेगा, 130 आएगा, 130 बन जाएगा। अब आगे क्या होता है, अब आगे होता है मतलब अब इनकम 130 है व्यक्ति के पास, अब खर्चा कैसे कैसे करता है वो लिखना, खर्चा कैसे कैसे करता है वो लिखना। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जो P है इसका परसेंटेज पहले जितना ही है, मतलब पहले ये आय का 50% एक्सपेंड करा था, तो अब भी ये 50% देखो 50% ही देखो एक्सपेंड करेगा, खर्चा करे। देखो पहले जितना ही खर्चा करे मतलब 50% ही, अब देखो मतलब अब भी ये 50% ही खर्चा करेगा, अब भी ये 50% करेगा, मतलब आधा खर्च करेगा, हाफ एक्सपेंड करेगा, हाफ एक्सपेंड करेगा। मतलब अब किसका आधा करना है, अब 120 का आधा करना है, 120 का आधा एक मतलब 100 का आधा 50 होता है, 30 का आधा 15 होता है। मतलब क्या है, 120 का आधा हो गया 50, 60, 65, 65, मतलब 130 रुपया में ये व्यक्ति P पर 65 रुपया खर्च करता है, 80 रुपया खर्च करता है। सिमिलर ये दोनों खर्चा यहाँ पर लिखना है।
तो आगे देखो क्या दिया है, ई जो है, ये जो ई है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऑर्डर में नहीं दिया है, लास्ट वाला पहले दिया है, ध्यान रखना है। देखो जो ई है ये पी का 30%, 30%, देखो 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 देखो, ये जो ई है ये पी का मतलब 65 का 30%, 65 का 30%, देखो यहाँ पर शून्य शून्य गया, आगे 65 दिया, कितना होता है देखो कैसे दिया, मतलब 65 को हमने लिखा 60 प्लस 5, 60 प्लस 5, देन देखो देखो देखो, सेठ या 18 180, 60 गुना 3 180 होता है, 180 होता है, और आगे 5 क्या पता जोड़ना, मतलब ये हो जाएगा 180, देखो 180, देखो अरे 180, 5 दिया 15, मतलब 190, 195 मिलेगा, 195 मिलेगा, 195 मिलेगा, 195 मिलेगा, लेकिन बट्टा में 10 है, दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ध्यान भी गेट 19.5, 19.5, मतलब क्या, मतलब ई कितना है, ई यहाँ पर 19.5, मतलब ये व्यक्ति है ये 130 रुपया में से ई पर 19.5 रुपया एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है। सिमिलरली अब हमें टी निकालना पड़ेगा, टी, तो टी के बारे में देखो बोला है, टी जो है वो ई का 20%, 19.5 का 20%, 20%, देखो 19.5 का देखो 20%, 20%, मतलब बट्टा हमने 100 लिया, ध्यान देखो यहाँ पर लिया, पहले देखो देखो देखो, ये दशमलव से शून्य, ये दशमलव से शून्य, अब 195 दुगना करना है, कितना होगा देखो, एक मतलब 100, 100 का दुगना होता है 200, 200, और 95 का दुगना होता है कितना 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 कितना, देखो 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 देखो, 100 का दुगना 200 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 कम है, कितनी बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 टाइम्स, मतलब 10 कम करना, 10 कम करना, मतलब क्या मिलेगा, 95 दुनिया हमें मिलेगा 180, 180, 180, 180, 180, 180, और ये 200 है, 200, ये 200 हो गया, यानी कि 380 हो गया, 380 हो गया, 380 हो गया, 380 हो गया, मतलब 195 गुना 2 100, देखो 380 होता है, और डिवाइड में 100, ध्यान देखो ये शून्य शून्य गया, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 3.8 मिलेगा, 3.8 मिलेगा, 3.8 मिलेगा, मतलब ये जो व्यक्ति है 130 रुपया में से टी पर 3.8 रुपया खर्चा करता है, 3.8 रुपीस एक्सपेंड करता है। अब हमें सेविंग लिखना है, अब हमें सेविंग लिखना है, मतलब 130 में ये सभी को माइनस करें, खर्चे को माइनस करना, तो पहले देखो 130 में 65 गया, तो हमारे 65 बचे, 65 बचे, मन में ही करेंगे, हम मन में ही करेंगे, 65 बचे। अब 65 में से हमने देखो 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 हम क्या करते हैं, देखो देखो हम क्या करते हैं, देखो 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 देखो, मतलब कहते हैं पहले देखो ये पॉइंट को हम हल कर देते हैं, ये पॉइंट वाले को हम हल कर देते हैं, ये 0.8.5 यानी 0.8 0.5 होता है, देखो 8
10 10 10 10 10 10 13 1.13 होता है। 0.8 0.5 1.13 होता है। ये हमने हल कर दिया। अब आगे 19 और 3, 19 और 3 होता है 20 22, ये हो गया 22 22 22 22 22 और ये 65, तो 65 गया तो हमारा 65 बचा है। बचा 65 बचा है, मतलब 65 में से ये सभी को माइनस करना, ये दोनों को माइनस करना। तो पहले 65 में हमें 22 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 65 में हमने 10 घटाया तो हमारे पास बचेगा कितना 55 55। अल्सो में 10 माइनस किया तो देखो 45 हो जाए 45 हो जाएगा। और 2 अल्सो में माइनस किया तो हमारे पास बचेगा वी हैव रिमेन्ड 43 43 43 बचे। अब 43 में हमें 1.13 माइनस करते हैं। देखो 1 गया तो बचेगा हमारे पास थोड़े 42 बचा है। और 42 में से हमें 0.13 माइनस करना है। देन ये होगा 41 दशमलव कितना 41 दशमलव देखो 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 कुछ गड़बड़ है। देखो 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 ना बराबर ये सही है। 42 में से हमें ये 0.13 माइनस करना है, मतलब 0 पे माइनस करना है। तो ये मिलेगा हमें 41 दशमलव कितना 87 मिले 41.87 मिले। मतलब ये जो व्यक्ति है ये 130 रुपया में से ये 41.87 रुपया बचत आय सेव करता है। ये व्यक्ति 130 रुपया में से देखो ये 41.87 रुपया बचत आय सेव करता है। अब मैंने क्या पूछा, देखो अब हमें आगे पूछा है कि दोनों बचतों का योग क्या होगा, सम क्या होगा, एडिशन क्या होगा। मतलब ये दोनों बचत को जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करो ऐड करो ऐड करो जोड़ो, 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 ऐड करो जोड़ो। देखो 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 यहाँ पर देखो हमें कुछ गड़बड़ लगता है, यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ लगता है। देखो इसको हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सही है या फिर रॉन्ग है। देखो आगे देखो, यहाँ पर देखो 3.9 आ रहा। देखो यहाँ पर 3.9 आ रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, वो देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। देखो टी निकालना है, देखो टी निकालना है, टी ई का विस्मरण हो गया। ई का मतलब ये 19.5 19.5 का 20%, 20/100 5 गुना 20/100। हल करो इसको। देखो तो देखो यहाँ पर देखो ये दशमलव से शून्य गया, दशमलव से देखो ये शून्य, दशमलव से ये शून्य गया। आगे देखो ये 195 दूनी 195 कितना हुआ, देखो 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 5 दूनी 10 सुने नीचे में
एक ऊपर है, 9 दूनी 18 और एक 19, 9 इधर आया, एक ऊपर है, 2 एकम 2 और 3, 390 हो गया, और बट्टा में ये 100 आएगा भैया 3 पर यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 3.9 आएगा, 3.9 आएगा, देखो यहाँ पर 3.9 आएगा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 3.8 नहीं बल्कि यहाँ पर 3.9 आएगा। मतलब क्या, देखो अब देखो इसको वापस चेक करना पड़ेगा, वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 130 में 65 गया, हमारे पास बचा 65। अब 65 में देखो हम क्या करें, देखो ये 0.9, देखो 0.9 और 0.5 कितना होगा, देखो ये होता है, देखो ये होता है 1 देखो ये होता है, देखो 1.4 होगा, 1.4 होगा, 1.4 कैसे, देखो 9 कितना हो, देखो पहली बात पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आगे 9 कितना होगा, 10। देखो यहाँ पर अक्षर होता है, देखो हम बड़ी चीजें आसानी से करते हैं, हम बड़ी चीजें आसानी से सॉल्व कर, लेकिन जो छोटी चीजें होती है उसमें हम गड़बड़ मारते हैं, जो छोटी चीजें होती है उसमें हम गड़बड़ मारते हैं। इसलिए देखो छोटी चीजों को भी हल्के में नहीं लेना है, देखो यहाँ पर 9 होता है, 10 14, मतलब एक इधर हासिल हो गया, तो ये एक ही मिले, ये बराबर 1.4 0.9 प्लस 0.5 ये होता है 1.4। और आगे देखो ये 19 और 3 होता है 22 होता है, 22, मतलब 65 में से ये दोनों को माइनस करना है। देखो 5 में से 2 गया, देखो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4। अब 43 में हमें 1.4 को माइनस करना, ध्यान देखो ये देखो 43 में एक गया, हमारा 42 बचेगा, थोड़े जो बचे, लेकिन ये 0.4 भी हमें माइनस करना है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 41 प्लस 1, यानी 1 में से हम माइनस करेंगे ये 0.4, यानी 0.4, तो 1 में से 0.4 का माइनस, यानी वी गेट 0.6, 0.6, मतलब हमारे पास बचेगा, मतलब हमें लास्ट में मिलेगा 41.6। देखो यहाँ पर 46, 87, ये हड़ा गलत था, ये हड़ा गलत था, यहाँ पर 41.6 आएगा, 41.6 अब ठीक है, सही है। मतलब यहाँ पर देखो समझने वाली बात ये, देखो आसान चीज को भी हल्के में नहीं लेना। अब आगे देखो, अब हमें ये सॉल्विंग का एडिशन रियल में क्या होगा वो पूछा, ये सेल हमने निकाला, ये हमने यूनिट में निकाला, मतलब ये तो हमने माना था वो निकाला है, लेकिन हमें तो एक्चुअल में निकालना है, तो पहले यूनिट में जोड़ो कितना होता है 7, देखो ये दोनों को जोड़ना, ऐड करना, तो देखो पहले देखो ये 41 और 38 को जोड़ना, देखो इसको कैसे जोड़ते हैं वो भी हम छोटे बालकों की तरह दिखाते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं वो भी हम
छोटे बालकों की तरह हम सिखाते दिखाते। देखो ये 41.6 है, ये 38.5 है, इसमें दोनों को जोड़ना है। 41.6 प्लस 38.5। देखो मेन बात इसमें ये है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना, तभी हम सब्ट्रैक्ट या फिर जोड़ सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ पर ये 6 5 होता है 11 11, तो एक इधर कैरी हो गया और एक इधर नीचे में रहा। दशमलव दशमलव तो इधर भी दशमलव आया। 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, तो एक कैरी हो गया, शून्य इधर नीचे में, शून्य इधर में नीचे आया। 4 और 1 5 3 8 हो गया, मतलब हमें क्या मिला 80.1 मिला। देखो हमें मिला 80.1 यानी 7 का एडिशन 80.1 होता है, ये हमें यूनिट में निकाल। अब हम रियल निकाले, रियल में कितना होगा वो निकालेंगे। ये तो जब हमने 100 माना तब निकाला, ये तो अपनी मर्जी से हमने निकाला है, पर अब हमें क्वेश्चन की मर्जी से निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो हमें निकालना है 80.1 यूनिट का वैल्यू, 80.1 यूनिट का वैल्यू। अब रियल निकालना है तो हमें रियल का यूज करना पड़ेगा। तो रियल में हमें क्या दिया, डेटा में क्या दिया है, प्रश्न में क्या देखो ढूंढो। यहाँ पर हमें रियल में पहले दे दिया है व्यक्ति का मासिक वेतन इतना था, मतलब शुरुआत में यानी इनिशियली प्रारंभिक ये व्यक्ति का वेतन से इतना है, मतलब ये 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 1,60,000 मिला है। 100 का वैल्यू यहाँ पर हमें ये 1,60,000 है। कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, देखो 2 शून्य गया। अब देखो मतलब क्या, ये 1 यूनिट का वैल्यू देखो ये 1600 है, 1 यूनिट का वैल्यू 1600 है। अब इसका वैल्यू निकालें तो सीधा ये 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 1600 से गुणा करना, इधर 1600 से मल्टीप्लाई करना, यानी क्या मिला हमें क्या मिलेगा। तो पहली बात देखो ये दशमलव से 1 शून्य चला जाएगा, यानी एंड में 1 शून्य तो आएगा, ये आएगा, मतलब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, जितना छोड़ोगे उतना शॉर्ट करना। ये दशमलव शून्य गया, ये शून्य लास्ट में आएगा। अब 16 देखो एक कम, देखो 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 ये भी हम आपको छोटे बालकों की तरह डिटेल में बताते, जानबूझ के हम बता रहे हैं। देखो जानबूझ के हम आपको बता रहे, देखो यहाँ पर हमें देखो ये 801 गुणा ये 16 करना है। इसको हम 2 तरीके समझ सकते हैं, 2 वे से अंडरस्टैंड करके। पहला केस देखो 16 एकम 16 होगा, 16 एकम 16 का, तो ये एक इधर कैरी होगा, तो ये से नीचे में रहा। देन 16 गुणा 0 0 हो गया, वो 0 में 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। मतलब ये कि ये 2 डिजिट के साथ में गुणा किया तो हमें एंड में 16 मिला है, एंड में 16 मिला है। अब इसको हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते, मतलब अब हम ऐसे समझेंगे, मतलब क्या, पहले हमने 16 का गुणा 1 के साथ किया पहले केस में, अब हम डायरेक्ट 16 का गुणा ये 2 अंकों के साथ करेंगे, मतलब 0 1 के साथ करेंगे, 0 1 के साथ करेंगे, 0 1 के साथ करेंगे, तो 16 गुणा 0 1
16 गुणा 0 16 ही होगा। 16 क्यों? तो 0 1 1 ही है, 0 1 1 ही है, मतलब 16 1 और 16 ही हुआ। अब हमने यहाँ पर एक को कैरी नहीं किया, कैरी नहीं हासिल नहीं किया, पूछो क्यों? पूछो क्यों? देखो यहाँ पर हमने 16 का गुणा एक्चुअल में 2 अंकों के साथ किया, 2 डिजिट किया है, मतलब जितना डिजिट के साथ हम गुणा करेंगे उतना डिजिट नीचे में भी लिखना होता है। जितना डिजिट हमने गुणा किया उतना डिजिट नीचे में लिखना होता है, इसलिए यहाँ पर कैरी नहीं होगा, कैरी नहीं होगा, कैरी नहीं होता। हम ऐसे डायरेक्ट भी सवाल लिख सकते हैं या फिर पहले हमने समझा उसी तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हुआ क्यों है, तो यहाँ पर ये एक तो है ये, लेकिन मतलब देखो ये एक है तो ये अपने आप में एक अंक ही है, लेकिन 0 1 हमने किया तो ये 2 अंक हो गए, लेकिन है तो एक ही, मतलब ये 16 ही एंड में आएगा, 16 ही एंड में आएगा। अब आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो यहीं से हमें ऑप्शन में देख के आंसर पता चलेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि एंड में 160 ही आएगा, 160 ही आएगा, 160 ही आएगा, 160। देखो 160 इधर है इसमें, मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये कि ये 80 यूनिट का वैल्यू ये 1,68,160। मतलब क्या? ये सेविंग्स का एडिशन इतना इतना, यानी ये विकल्प भी ही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी घर में एनी हाउस में गेहूं का यानी वेट का खर्च यानी एक्सपेंडिचर, चावल के खर्चे यानी कि राइस के एक्सपेंडिचर से 28.56% कम है, लास्ट है। मतलब चावल का खर्च नहीं, एक्सपेंडिचर ऑफ राइस दाल के खर्च से, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ दाल यानी एक्सपेंडिचर ऑफ पल्स। पल्स देखो दाल को इंग्लिश में दाल ही बोलते हैं या फिर पल्स ऐसे भी बोलते हैं, दाल भी बोलते हैं और पल्स ऐसे भी बोलते हैं। अरे देखो 12.5% कम है, 12.5 है लास्ट है। यदि गेहूं वेट चावल और दाल पर खर्च को क्रमशः रिस्पेक्टिवली 9.5%, 17.5%, 12.5% बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो आगे बोला है कि जिससे सदस्य कुल खर्च में टोटल एक्सपेंडिचर में ₹5400 की बढ़ोतरी इंक्रीज होता है। ध्यान ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए कि परिवार की आय कितनी होगी, यानी इनकम पूछा है। इफ खर्च के बावजूद उनकी बचत ₹5,000 देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर यार पहले देखो हमारे पास आइटम में क्या वो लिखना पड़ेगा, पहले हमारे पास आइटम में क्या वो लिखना पड़ेगा। तो पहले देखो हमारे पास आइटम में देखो, पहले देखो यहाँ पर गेहूं है, मतलब वीट है, गेहूं है वीट, गेहूं है वीट, और दूसरा है चावल यानी राइस है, राइस है, राइस है, और तीसरा थर्ड है और लास्ट है यह दाल है, मतलब क्या पल्स है, पल्स, पल्स है, पल्स। अब हमें एक्सपेंडिचर दिया, मतलब अब हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर का राशि, और एक्सपेंडिचर का हम रेशो लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर देखो आपको याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना है। यू मस्ट रिमेंबर दैट, यू मस्ट रिमेंबर दैट देखो 14.28% 1/7
ये चीज आपको रट्टा मार के रखनी है कि 14.28 पर 1/7 देन हमारे पास क्या है, हमारे पास दुगना है। देखो 14 का दुगना 28, 28 का दुगना 56, दुगना है। तो इधर का भी दुगना होगा, ये 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये 28.56 इक्वल टू होता है 2/7, 2/7। अब आगे क्या बोला है, कम बोला है, लेस बोला है, तो क्या साइन लगता है, माइनस लगता है, माइनस लगता है। अब आगे ध्यान से पढ़ो, घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्चे के किसको लगाए, के चावल को लगाए, मतलब के वाला पार्ट नीचे में होता है, के वाला पार्ट नीचे में, चावल नीचे में है, राइस नीचे में है, मतलब राइस कितना है, ये मतलब राइस का खर्च कितना है 7, राइस का खर्च कितना है 7 है 7, राइस का खर्च 7 है 7, राइस का खर्च 7 है 7। तो ये वीट का कितना होगा, गेहूं का कितना होगा, 2 का ऊपर में जो होता है वो एक्शन में होता है, ऊपर में जो होता है वो एक्शन में, मैं 7 में से 2 माइनस कर रहा हूं, देन यहां पर मिला में 5। मतलब ये कि यदि राइस पर खर्च 7 है तो वीट पर खर्च 5 है 5। ये इसका ऐसा मीनिंग होता है। अब दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं, ये तो देखो, ये भी आपको देखो ये जो टिपिकल प्रश्न होता है उसको याद करके रखना है, इसको याद करके रखना। इसको जब आप हल करोगे तो ये बहुत कठिन पड़ेगा, इसको आपको याद करके ही रखना है। ये 12.5 प्रश्न होता है, ये कितना होता है, तो ये होता है, हमने कई बार बता दिया, हम कई बार बता चुके हैं। देखो 1/8 होता है, 1/8 होता है। अब यहाँ पर भी देखो कम है, मतलब माइनस ही लगेगा। अब यहाँ पर बोला है कि चावल का खर्च यानी कि राइस का एक्सपेंडिचर दाल के खर्च से यानी पल्स के एक्सपेंडिचर से, देखो यहाँ पर के किसको लगा, यहाँ पर के दाल को लगा, मतलब दाल का खर्च नीचे में, मतलब पल्स का ये एक्सपेंडिचर 8 है 8 है। तो ये देखो बोला है कि चावल का खर्च, देखो तो ये चावल का कितना होगा, राइस का कितना होगा, तो ऊपर वाला एक्शन में होता है, मतलब क्या, 1 को माइनस करना है, 8 में से 1 को घटा देना, हमें मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, राइस ऑलरेडी 7 है, इसलिए यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था। गड़बड़ कब होता, जब यहाँ पर अलग आता तब, राइस यहाँ पर सेम नहीं आता तब गड़बड़ होता है, राइस यहाँ पर सेम नहीं तब गड़बड़ होता है, राइस का एक्शन अलग आता दिख रहा तो यहाँ पर गड़बड़ है, तब यहाँ पर पहले ये रेशो निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी राइस का वैल्यू एक्शन बराबर ही आ रहा है, पहले जितना था उतना ही अब भी आ रहा है। देखो वीट के साथ में लिया तो अभी साथ ही आ रहा है, पूरे पल्स के तभी ये साथ ही आ रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं, बराबर ही बैठ गया, ये डायरेक्ट बैठ ही गया। मतलब यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर समझना है कि यदि वीट का प्राइस 5 है तो राइस का प्राइस 7 है और पल्स का 8 है। If wheat's price is 5, then rice's price is 7 and pulse का प्राइस 8 होगा, ऐसा समझना। तो मैं रेशियो निकाल दिया। अब आगे क्या
क्या होगा, तो ये इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर का मेरा हिसाब लिखा। अब आगे देखो, ये जो खर्चा है वो बढ़ता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। कितना देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए दिया है, क्रमशः दिया है, देखो क्रमशः गिवन है। देखो क्या दिया, देखो दिया है कि देखो 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 9.5%। देखो ये वीट का खर्च बढ़ता है। देखो देखो गेहूं वीट चावल राइस और लास्ट में दाल यानी पल्स। देखो एक क्रम में ही दिया, पहला वीट के लिए, दूसरा राइस के लिए, थर्ड यहाँ पर देखो ये पल्स के, देखो यहाँ पर परसेंट रह गया, देखो यहाँ पर परसेंट लिखने को रह गया, ये परसेंटेज प्रतिशत। मतलब ये जो वीट का प्राइस है यानी एक्सपेंडिचर है वो हुआ, देखो ये 9.5% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। जो राइस का एक्सपेंडिचर है वो देखो यहाँ पर ये 17.5% बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। देखो 9.5, 17.5 और लास्ट में जो पल्स का दाम है वो दाम नहीं, एक्सपेंडिचर खर्चा है वो 12.5% बढ़ गया, 12.5% बढ़, 12.5 इंक्रीज हुआ है, बढ़ा। तो अब आगे हम मालूम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हमें रियल में क्या दिया है, रियल में हमें देखो मतलब देखो यहाँ पर मतलब क्या रियल में हमें दिया है कि मतलब देखो मतलब कुल खर्चा रियल में कितना बढ़ा है वो दिया है। देखो कुल टोटल एक्सपेंडिचर रियल में कितना इंक्रीज हुआ है, रियल में कितना बढ़ा है, कितना बढ़ोतरी है वो रियल में दिया है। देन यहाँ से भी हमें मतलब परसेंटेज में हमें मतलब परसेंटेज में भी हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना बढ़ा है, परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंट में कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज, वो भी निकालना पड़ेगा। तभी तो हम ये दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, इक्वेट कर पाएंगे, तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये तो हमने पर्टिकुलर कितना बढ़ा है खर्चा वो लिखा है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें ओवरऑल निकालना पड़ेगा, ओवरऑल निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकले, देखो उसके लिए हम देखो assumption मेथड का यूज करेंगे, मतलब एक्चुअली देखो यहाँ पर हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, विचलन की विधि का यूज करेंगे। मतलब उसमें भी हम एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। देखो परसेंटेज में एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है वो जानने के लिए, वो ढूंढने के लिए हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि विचलन विधि का यूज करेंगे, और उसमें भी हम एज्यूम करके चलेंगे, मतलब सपोज करके चलेंगे। कैसे देखो, ऐसे देखो, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर परसेंट आएगा, देखो स्मॉलेस्ट परसेंट देखो यहाँ पर देखो ये 9.5 और बिगेस्ट यहाँ पर 17.5। देन जो ओवरऑल निकलेगा परसेंटेज वो ये दोनों के बीच में ही होगा। जो ओवरऑल परसेंट निकलेगा मतलब कितना बड़ा है वो ये दोनों के बीच में होगा, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बीच में ही होगा, बिटवीन में ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम इसीलिए ये दोनों के बीच का कोई परसेंट हम उठा लेते, सपोज कर लेते, ये दोनों के बीच का कोई एक परसेंट हम उठा लेते, सपोज कर लेते। मतलब क्या माना कि सपोज ये एक्सपेंडिचर है, ये
और फुल्ली ये 12.5% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ये 12.5% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। मतलब हमें बीच में लेना था तो इसको हमने उठा लिया, मतलब जो डेटा में था उसको हमने उठा लिया, जो डेटा में था उसको हमने उठा लिया। इससे क्या होगा, इसके कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगा। बाकी तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, एनी पर्सन को आप एज्यूम कर सकते हो। देखो इसके बाहर भी आप एज्यूम करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बीच में लेंगे और इस डेटा में से कोई लेंगे तो वो कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगा। इसलिए वो हमने इसको ही उठा लिया। इससे क्या होगा, इससे 0 आ जाएगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। जब आप खुद से समझोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि ऐसा ही क्यों लिया है, ऐसा ही क्यों किया। तो हमने मान लिया कि और ये एक्सपेंडिचर इतना % बढ़ा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर 9.5% ये देखो, हमने माना 12.5% बढ़ा है और वेट पर देखो यहाँ पर 9.5% बढ़ा है, मतलब ये कम है, कितना कम है, माइनस करो, इसमें इसको माइनस करना है, देन हमें मिलेगा। देखो 12 में से 9 गया 10, 3% कम बढ़ा, 3% कम बढ़ा, 3% लेस इंक्रीज हुआ, 3% लेस इंक्रीज हुआ वेट के ऊपर। अब सेम राइस पर देखो, हमने माना था 12.5% और बढ़ा, लेकिन यहाँ पर राइस पर कितना बढ़ा है, 17.5% बढ़ा, मतलब ज्यादा बढ़ा, कितना ज्यादा, माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर दें। देखो 5 में से 5 गया, मतलब 0 हो गया, 17 में से 12 गया, 17 में से देखो 12 घटाना है, यानी कि देखो ये 3 और ये 2, 5, देखो 5 बराबर है, 5% ज्यादा बढ़ा, 5% ज्यादा बढ़ा, 5% बढ़ा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने माना देखो 12.5% है, और इधर पल्स के पर कितना बढ़ा, यहाँ पर भी ये 12.5% बढ़ा है, मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं, कुछ भी अंतर नहीं। मतलब यहाँ पर हम सिंपल 0% लिख देंगे, यहाँ पर सिंपल 0%, मतलब ये बढ़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं, 0% बैलेंस है। इसलिए देखो हम यहाँ पर हमने ऐसे एज्यूम किया। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम डेविएशन बोलेंगे, विचलन। इसको डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, इसको डेविएशन बोलते हैं, विचलन, इसको कॉल्ड डेविएशन। मतलब ये जो हमने लिखा ये पार्टिकुलर डेविएशन है, पार्टिकुलर विचलन है, लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा आवर आर डेविएशन। तो ये आवर आर डेविएशन निकलेगा कैसे, तो देखो यहाँ पर देखो ये 3% देखो कम है, लेस है, पर 3% किसका, ये 5 का, मतलब इधर हमें लिखना है माइनस का 5 का 3%, आगे 5% बढ़ा है इधर, लेकिन किसका, 7 का 5%, और इधर बढ़ा है, मतलब इधर बीच में प्लस आए, इधर माइनस आएगा। अब यहाँ पर तो 0 गुणा ये 8 0 ही होता है, इसलिए हम 0 वाले को लिखते हैं, यहाँ पर 0 गुणा 8 0 लिखने की जरूरत नहीं। और बट्टा में क्या लिखेंगे, ये तीनों को जोड़ के लिखना है, ऐड करके लिखना है। देखो यहाँ पर 8 5 13 7 20 मिला 20, मतलब ये परसेंट निकला, पर आउट ऑफ टोटल कितना है, वो नीचे में 20 लिखना है, 20 लिखना, कुल कितने यहाँ पर 20 है, 20 तो नीचे में 20 आएगा। मतलब डेविएशन क्या हो गया, तो ये डेविएशन हो गया, डेविएशन लिखने का ये तरीका होगा, ये हमारा डेविएशन है, विचलन, डेविएशन ये पूरा
ये जो पूरा हमने लिखा, ये जो ऑल राइट क्या है यहाँ पर हमने इसको डेरिवेशन बोलते हैं। डेरिवेशन इस तरह से लिखते। अब क्या करना होता है, अब ये डेरिवेशन को जो हमने एज्यूम किया उसमें ऐड करना होता है, जमा करना होता है, ऐड करना जमा करना। ये हमें क्या मिलता है, देन हमें क्या मिलेगा, देखो इसको हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये माइनस का 15% हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 35% हो जाएगा। तो इधर क्या मिले, देखो 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 35 में से 15 गया तो हमारे पास बचेगा कितना, 20%। 20% और ये और नीचे में 20 है, देन 20 गया। मतलब इस पूरे पार्ट को हल करना हमें मिलेगा 1%, 1%। मतलब 12.5 प्लस में 1% करना है, देन इक्वल बराबर हमें मिला 13.5%। 13.5%। मतलब क्या, मतलब ये कि ओवरऑल ये एक्सपेंड यानी खर्चा 13.5% बढ़ा, 13.5% इंक्रीज हुआ। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये 30, देखो 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 हम थोड़ा इधर लिखते हैं। मतलब ये देखो 13.5% का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया है, ये 54 100। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, देखो 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 अब हम क्या करें, अब हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो देखो इसको तो देखो इस दरिया में लिखते हैं। ध्यान देखो 1% बराबर होगा ये 5400 बटा ये 13.5। 1% इक्वल होगा ये 5400 डिवाइड ये 13.5 भाग देना पड़ेगा, तो हमें 1% का वैल्यू मिले, 1% का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर ये दशमलव है, मतलब बट्टा में ये ऊपर में आ जाएगा, ये शून्य देखो ये दशमलव मतलब बट्टा में 10, ये 10 ऊपर आ जाएगा, मतलब शून्य पीछे में लग जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट गया, ये आपको आना ही चाहिए। अब ये देखो ये 135 देखो 540 होता है, यानी 1 देखो 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 बराबर है क्या, 135 पंच देखो 13 पंचे 65, देखो 13 पंचे देखो देखो पंचे होगा, देखो पंचे नहीं होगा, 135 चौकी देखो 5 25 नहीं, देखो 5 25 नहीं, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में ही जाएगा। 135 चौके 45 होता है, देखो करके देखो 135 चौके 45 होता है, करके देखो देखो 13 देखो 13 चौके 52 520 बराबर है 135 जो का 540 होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि 1% का वैल्यू 400 है 400, 400 है 400, 400 है 400, 400 है 400, देन 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर देखो 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 ये 100 को ये 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 100 को 1% की वैल्यू से 400 से गुणा करना पड़ेगा। यानी मिला हमें ये 40,000 40,000 मतलब 100% का वैल्यू हमें 40,000 मिला, 100% का वैल्यू हमें 40,000 मिला। तो ये क्या मिला,
ये 40,000 मिला ये हमें क्या मिला है, 40,000 मिला ये हमें क्या मिला है, तो ये हमें इनकम ना मिला है, ये हमें इनकम नहीं मिला, ये हमें खर्चा मिला है, एक्सपेंडिचर मिला है। हर चीज अपने आप में 100% की 100% मतलब 100% वैल्यू हमने निकाला तो हमें 40,000 मिला, मतलब खर्चा 40,000, खर्चा 40,000। तो जनरली हम जानते हैं कि 100% इनकम होता है, आय होता है, 100% इनकम होता है, आय होता है। लेकिन यहाँ पर हमने यूज किसका किया है, तो यहाँ पर हमने यूज एक्सपेंडिचर किया है। देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो है, मतलब बेस में तो हमारे पास आय नहीं है, बेस में यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, मतलब 100% निकला, वो एक्सपेंडिचर का 100% निकला, एक्सपेंडिचर का 100% निकला, मतलब खुद एक्सपेंडिचर निकला है, यहाँ पर खुद यहाँ पर खर्चा निकला है, यहाँ पर इनकम नहीं निकला है, आय नहीं निकला है, ये 100% के बराबर है, 40,000 मिला है, मतलब खर्चा है 40,000। यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस है, यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस, देखो ये आय नहीं है, ये इनकम नहीं निकला, ये एक्सपेंडिचर निकला है, ये खर्चा निकला, खर्चा निकला, खर्चा निकला। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। अब दूसरी मेन बात, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दूसरी मेन बात देखो, यहाँ पर ये जो लाइन दिया है वो खाली खाली ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये जो ऐसा लाइन दिया वो खाली खाली कंफ्यूज करने के लिए कैसा लाइन, देखो देखो आय कितनी होगी यदि खर्च के बावजूद उनकी बचत रुपीज 5,000, 5,000 रुपये, देखो खर्च के बावजूद ये लाइन ये शब्द ऐसे दिया, डालने के लिए दिया है, खर्च के बावजूद, खर्च के लिए ऐसे 3 शब्द दिया है, ऐसे डालने के लिए दिया है, खाली खाली कंफ्यूज करने के लिए, इसमें कुछ दम नहीं है। मैं सिंपल देखो यहाँ बचत 5,000 दिया है, सिंपल यहाँ 5,000 दिया है, और हमें पूछा है आय, इनकम, यहाँ पर हमने निकाला एक्सपेंडिचर। अब वी नॉट दैट, वी रिमेंबर दैट, हम जानते हैं कि हमें पता है कि देखो इनकम क्या होता है, आय क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सैलरी, खर्चा प्लस बचत। देखो यहाँ पर खर्चा हमने कैसा निकाला और बचत यहाँ पर हमने 5,000 दिया है, 5,000 जोड़ना पड़ेगा, तो 40,000 प्लस 5,000 ये होता है 45,000, 45,000। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो फैमिली है उसका इनकम यानी कि आय कितना है, आय कितना है फैमिली का 45,000, यानी कि ये हमारा सही उत्तर है 45,000, यानी कि ये विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।